मोनी, परी, रावी और सोनम नाम की चार सहेलियां थी। परी, रावी और सोनम तीनों ही अच्छे अमीर घर की बेटियां थी, लेकिन मोनी एक गरीब घर की लड़की थी। तीनों सहेलियां अक्सर ही मोनी की गरीबी का खूब मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन चारों सहेलियां आपस में बात कर रही होती है। तभी परी बोलती है। यार बड़े दिन हो गए हैं, कहीं पर घूमे फिरे नहीं हैं हम। चलो वाटर पार्क चलते हैं। कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। मनाली या हिमाचल चलते हैं ना। अरे यार नहीं, अभी तो बजट लो है और फैमिली का भी क्या पता, जाने दे या ना जाने दे। मोनी तू बता, तेरी क्या राय है? अरे ये क्या बताएगी, ये तो शहर से बाहर तक नहीं गई है। इसकी हालत देखकर लगता है कि ये कहीं घूमी फिरी भी नहीं होगी। हाँ ये बात भी है। इसे क्या पता कि घूमना क्या होता है। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारे मजे अपने घर में ही ले लेती हूँ। क्या घर में? जी हाँ, ठंडी हवा, बारिश, मिट्टी की खुशबू, अच्छा शाही खाना और मौसम के मजे भी मैं अपने घर में ही ले लेती हूँ। बस कर मोनी, लिमिट से फेंका करना यार। तू इतनी गरीब है, तू ये सब कैसे कर सकती है? शक है, यकीन नहीं हो रहा? तो एक काम करो, तुम तीनों मेरे घर मेहमान बनकर आ जाओ, तुम्हें खुद पे खुद एहसास हो जाएगा। अच्छा ये बात है। चल ठीक है, हम तीनों अमीर सहेलियाँ तुम गरीब सहेली के घर मेहमान बनके जरूर आएंगे। थोड़ी देर बाद यूं ही बातें करती हुई चारों अपने अपने घर चली जाती हैं। सोनम, रावी और परी तीनों अपने अपने घर पर मोनी के घर रहने के लिए सामान पैक कर देती हैं। ऐसे ही 2 दिन बाद तीनों सहेलियां बड़े बड़े सूटकेस लेकर मोनी के छोटे से घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देखकर मोनी कहती है। अरे वाह, इतना सारा सामान! मैंने तो तुमसे बस 2-3 दिन मांगे थे, पर मेरी सहेलियां कितनी दिलवाली निकली, साल भर की पैकिंग कर ले। अरे बड़ा मजा आएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? इसमें हमारी सारी जरूरत का सामान है, इसलिए हम बड़े बड़े बैग लेके आए हैं। क्या पता तुम्हारे इस गरीब खाने में कुछ मिले ना मिले, इसलिए हम सब कुछ लेके आ गए हैं। रावी सही बोल रही है। अब अंदर बुलाएगी या फिर दरवाजे पर ही सारी बातें कर लेगी? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। तीनों सहेलियां अपने बड़े बड़े बैग लेकर घर के अंदर आती है। मोनी का घर एसी की ठंडी हवा की तरह ठंडा था। तीनों सहेलियां नजरें घुमाकर चारों तरफ देखने लगती हैं, लेकिन तभी सोनम बोलती है। कौन सा हिडन एसी लगवा रखा हुआ है इस टूटे से घर में तूने? नजर भी नहीं आ रहा है, कूलिंग पूरी है। अरे कोई एसी नहीं लगा है, बल्कि घर को हमने ऐसे ही बनाया है कि ठंडा रहे। एक तो हमारे घर के चारों तरफ पेड़ों की छांव रहती है, दूसरा मेरे पिताजी ने पुरानी तकनीक से घर की छत बनाई है, जो गर्मी में भी ठंडक और सर्दी में गर्माहट देती है। एसी या हीटर की तो जरूरत ही नहीं होती। इतना कहकर मोनी मुस्कुराती हुई चली जाती है, जिसके बाद सभी सहेलियों के लिए वो ठंडा ठंडा आमरस लेकर आती है और उन्हें पीने के लिए देती है, जिसे पीकर रावी बोलती है। अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छा स्वाद है। कौन से मॉल से लेके आई हो? मुझे भी बता दो यार, मैं भी ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। जी, ना तो ये किसी सुपर मॉल का है और ना ही मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। इसे मैं घर के सिलबट्टे पर पीस पीस कर बनाया है मैंने, और इसके बाद चूल्हे पर पका कर बनाया है और मटके में रखे ठंडा करा है। मटका? तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है क्या? बिल्कुल सही कहा, नहीं है फ्रिज। बट द हेल, हम ठंडा पानी कैसे पियेंगे? मटके से और कहाँ से? अरे एकदम मिनरल वाटर होता है। तुम्हारे घरों में तो फिल्टर का पानी होता है, पर मटके के पानी के आगे फिल्टर भी फेल है। बहुत सारी बीमारियों से बचाता है मटके का पानी, और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे तैसे करके रावी, सोनम और परी तीनों मोनी के घर में टिक जाती हैं। रात होती है। मोनी अकेली मेहनत से चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपनी तीनों सहेलियों को जमीन पर बैठने को बोलती है और उनके आगे पत्तों से बना थाल रखती है, जिसे देखकर सोनम बोलती है। यार इतनी भी क्या गरीबी है, अब तुम हमें इन पत्तों पर खाना दे रही हो? घर आए मेहमान की ये इज्जत करते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरे घर पर आई हो तो मैं मेहमान नवाजी भी तो अपने तरीके से ही करूंगी ना। तुम एक बार इनमें खाना खाकर देखो, अगर जरूरत से ज्यादा खाना ना खा जाओ तो मेरा नाम बदल देना। वो सब तो ठीक है, वैसे ना बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, कुछ खाने का ले आओ जल्दी से। मोनी अपनी तीनों सहेलियों को पत्ते के बने थाल में गर्मा गर्म दाल, चावल, सब्जी, रोटी और बहुत सारी चीजें परोसती है। रावी, परी और सोनम तीनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। तभी रावी बोलती है। मोनी तू बात तो सच कह रही है, ये खाने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने 5 स्टार होटल में खाना खाया है, लेकिन ऐसा नहीं खाया।
मैंने कहा था ना, मैं हर दिन शाही खाना खाती हूँ। अरे पहले के समय में थोड़ी गैस या फिर इंडक्शन हुआ करते थे। पहले लोग चूल्हे पर ही बनाया करते थे। जो स्वाद चूल्हे पर बने खाने का है ना, वह स्वाद किसी खाने में नहीं है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जिसके बाद सोने की बारी आती है और मोनी सभी के लिए बाहर सोने का प्रबंध करती है। ये देखकर रावी बोलती है, ये सब क्या है? ना यहाँ पर कूलर है, ना पंखा है, और यहाँ पर गर्मी भी इतनी है। हम सोएंगे कैसे? और बाहर तो इतने मच्छर हो रहे हैं। अरे तुम्हें बिल्कुल भी मच्छर नहीं काटेंगे और किसी कूलर पंखे की भी जरूरत नहीं है। ऊपर आसमान में देखो, कितने सुंदर तारे हैं और ठंडी हवा चल रही है। तुम्हें गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। कहाँ फंस गए यार, तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों हम अपनी अमीरी छोड़कर तेरे इस गरीबी में मेहमान बनकर आ गए। पता नहीं रात कैसे बीतेगी। मोनी कुछ नहीं कहती और मुस्कुराती रहती। चारों सहेलियां एक एक करके खाट पर लेट जाती हैं और आसमान की तरफ देखते हुए परी बोलती है, वैसे अच्छा ही लग रहा है। आज से पहले ऐसा व्यू मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं तो देर रात तक बस फोन चलाती रहती हूँ। कभी सोचा ही नहीं था कि रात के समय बाहर का एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल होता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ मैं अपने घर पर ही एक्सप्लोर करती हूँ। ऐसे ही बातें करते हुए चारों सहेलियां सो जाती हैं और सुबह 5 बजे प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज से पूरे वातावरण में गूंज उठती है, जिसके बाद सभी की आंखें खुल जाती हैं और मोनी बोलती है, देखो मेरी अमीर सहेलियों, सुबह सुबह का अलार्म बज गया। कितनी प्यारी आवाज है ना इन चिड़ियों की। हाँ यार, सच में कितना अच्छा लग रहा है। चलो अब तुम्हें एक ब्यूटीफुल नजारा दिखाते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। इतना कहकर मोनी अपनी चारों सहेलियों को घर से दूर एक बड़े तालाब के पास ले जाती है, जहाँ पर सुबह का सूरज उग रहा होता है और आसमान पर लाली छाई होती है। ये सुंदर नजारा देखकर सोनम बोलती है, यार ये तो सच में बहुत ही सुंदर है। मैंने बहुत जगह से सुना था कि सनराइज व्यूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी देखा नहीं था। मैं तो हमेशा इतना लेट उठती हूँ, लेकिन आज पता चल रहा है कि सुबह का सूरज जब उगता है तो कितना सुंदर लगता है। हाँ सच में। ऐसे ही चारों सहेलियां सनराइज को एंजॉय करती हैं और उस दृश्य को रावी, सोनम और मोनी अपने फोन में कैप्चर कर लेती हैं और सभी घर पर आ जाते हैं। सुबह सुबह उन्हें मोनी गर्मा गर्म चाय पिलाती है और मोनी बोलती है, तो मेरी तीनों अमीर सहेलियों को अपनी इस गरीब सहेली के घर कैसा लगा? मजा आया ना? हाँ मोनी, सच में बहुत मजा आया। तूने सच कहा था, तुम्हारे घर में हर एक चीज का सुख है। इतना पैसा और सब कुछ होने के बाद भी हम दूर दराज घूमते रहते हैं, महंगे महंगे खाने और कपड़े पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इतना सुख कभी हासिल नहीं हुआ जितना हमने एक दिन में देखा। हाँ, और सच में चूल्हे का खाना लाजवाब होता है। और रात में चमकते हुए तारों को देखा और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस किया। यह सच में बहुत ही अच्छा लगा। और ये सब कुछ ना तुम्हारे घर मेहमान बन के महसूस हुआ है। और सनराइज की तो बात ही निराली है। किसी महंगे बीच पे भी ऐसा सनराइज देखने को नहीं मिलता है। वहां भी जाके पैसा ही वेस्ट होता है। थैंक यू मोनी, तुमने हमें अपने घर पे इनवाइट किया। हमने इतनी सारी चीजों का एक्सपीरियंस लिया है, जिसको करने के लिए हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अरे बस बस बहुत है, इतनी तारीफ तो मत करो। दोस्त हो तुम, इतना बोल बोल कर अब मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा तो हम लोगों को होना चाहिए। हम हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाते रहते थे, बल्कि तुम हम तीनों से अमीर हो। हमें माफ कर दो मोनी। हाँ मोनी, मोनी, आई रियली आई एम रियली सॉरी। क्या तुम तीनों भी सुबह सुबह रोना धोना कर रही हो? अरे मजे करो, शाम को मैं तुम्हें बाग घुमाने लेकर जाऊंगी। मोनी की बातें सुनकर तीनों सहेलियां मुस्कुरा पड़ती हैं और शाम को मोनी उन तीनों को बाग में घुमाने ले जाती है। कुछ दिनों तक तीनों अमीर सहेलियां मोनी के घर में खूब मस्ती मजाक करके रहती और अपने अपने घर वापस चली जाती। राधिका अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। राधिका काम तो सारी करती थी, लेकिन या तो वो उस काम को अधूरा छोड़ दिया करती या तो गलत कर दिया करती, जिस पर उसकी सास माला उस पर बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन माला राधिका के पास आती है और कहती है, बहू, वैसे तो तुझसे कोई काम पूरा होता नहीं है और ना ही सही होता है, लेकिन घर की बहू होने के नाते ये काम मैं किसी और को करने के लिए कह भी नहीं सकती। जी माँ जी, बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? बहू, बोलती तो तू हर बार है, लेकिन पूरा कभी नहीं होता। माँ जी, अब मैं कोशिश तो करती हूँ ना, फिर भी अगर मुझसे कोई काम पूरा नहीं होता है तो मैं क्या करूँ? बहू, और ध्यान से करने की कोशिश कर कि मुझे कुछ भी सुनाने की जरूरत ना पड़े तुझे। जी माँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। बताइए क्या काम करना है मुझे।
बहू, आज मैंने घर में पूजा रखी है। सारी पूजा की तैयारी तुझे ही करनी है, क्योंकि हमारे घर का रिवाज है कि जिस जोड़े की नई नई शादी होती है कुछ टाइम बाद दोनों को मिलकर ये पूजा करनी होती है, और पूजा की सारी तैयारी उसे अकेले ही करनी होती है। ठीक है माँ जी, आप मुझे सिर्फ बताती जाइए कि क्या करना है, मैं सब कर लूंगी। ठीक है बहू, तो फिर तू पहले घर की अच्छे से सफाई कर ले और राजेश को गद्दे लाने के लिए भी बोल देना फोन करके। प्रसाद में पंजीरी और चना मिर्च बना लेना। तब तक मैं मंदिर से होकर आती हूँ। पंडित जी को पूजा में आने के लिए भी कह दूंगी और वहीं से आस पड़ोस वालों को भी बोल दूंगी। माँ जी, इतना सारा काम मुझे अकेले करना पड़ेगा? अभी क्या मैंने तुझे फारसी बोला था कि सारा काम तुझे अकेले ही करना है, जो तू बार बार पूछ रही है? नहीं नहीं माँ जी, आ गया समझ में, जा रही हूँ, अब गुस्सा तो मत करिए। राधिका इतना कहकर पूजा की तैयारियों में लग जाती है और माला मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर पहुंचकर माला पंडित को अपने घर आने का निमंत्रण देकर अपने घर वापस आती है तो देखती है घर की साफ सफाई हो चुकी होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और अपने आप से बोलती है, मैं बेकार में ही बहू को बोलती रहती हूँ, वो किसी काम की नहीं है। देखो इसने घर की कितने अच्छे से सफाई की है, पूरा घर चमक रहा है। लगता है इस बार वो पूजा की सारी तैयारी अच्छे से कर लेगी। अरे वाह बेटा, तू गद्दे भी ले आया। हाँ माँ, राधिका ने मुझे फोन करके बता दिया था कि घर में कोई पूजा है तो मैं हाफ डे लेकर आ जाऊँ। वैसे अच्छा है ना पूजा रखी है आपने। वैसे भी आज मेरा फास्ट है। मुझे याद है, तभी तो ये पूजा मैंने आज रखी है। बड़े दिन से रखने की सोच रही थी, लेकिन हर बार सोचकर ही रह जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा किया माँ आपने। वैसे भी बहुत दिन हो चुके थे, शादी के बाद हमने कोई पूजा नहीं की थी। बेटा, मुझे तो बेवजह ही चिंता हो रही थी बहू की कि वो सब काम ठीक से कर पाएगी या नहीं। लेकिन देख, बहू ने सब कुछ ठीक से कर लिया। पूरे घर की अच्छे से सफाई भी कर ली, तुझे फोन कर कर गद्दे भी लाने के लिए बोल दिया। अब मुझे लग रहा है कि वो बाकी सारी तैयारियां भी ठीक से कर लेगी। माँ अभी तो पूरी पूजा बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा माँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, वरना पूजा में देरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तब तक रसोई में जाकर देख लेती हूँ कि बहू क्या कर रही है। राजेश अपने कमरे में चला जाता है और माला रसोई में जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तभी पंडित, उसके आस पड़ोस की सभी औरतें आ जाती है, जिन्हें देखकर वो रुक जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला बोलती है, कहाँ जा रही है माला हम सबको बुलाकर? कहीं नहीं, आओ आओ बैठो, सभी आराम से बैठो। अभी मैं बहू को ही देखने जा रही थी कि उसने बाकी तैयारियां ठीक से कर ली या नहीं। अब कहीं मत जा, हमारे साथ यहीं बैठ जा। हाँ माला जी, लाइए पूजा का सामान लाइए, मैं पूजा करवा देता हूँ, वरना शुभ मुहूर्त में देरी हो जाएगी। जी पंडित जी, आप अपने स्थान पर विराजिए, मैं अभी बहू से बोलती हूँ पूजा का सामान लाने के लिए। माला अपनी बहू राधिका को आवाज लगाकर बुलाती है और पूजा का सामान लाने को बोलती है, जिस पर उसकी बहू उसे जवाब देते हुए कहती है, माँ जी, आपने मुझे प्रसाद बनाने और साफ सफाई करने के लिए कहा था, और हाँ, गद्दे के लिए राजेश जी से बोलने के लिए कहा था। मैंने वो सब काम कर दिए हैं। मतलब तूने पूजा का सामान नहीं मंगवाया? नहीं माँ जी, वो आपने बोला ही नहीं था। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपनी बहू का, किसी काम की नहीं है तू, सिर्फ मेरा खून जलाने के लिए इस घर में आई है। अरे जो करना है जल्दी करिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, पूजा का कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। पंडित जी, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आपके लिए पूजा का सामान लेकर आती हूँ। माला तो चिंता मत कर, अपने बेटे को मेरी दुकान पे भेज दे, मेरा बेटा सारा सामान बांध कर दे देगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तेरी दुकान पर पूजा का सारा सामान मिलता है। मैं अभी राजेश को बोलती हूँ, तेरी दुकान से सारा सामान ले आएगा पूजा का। माला अपने बेटे के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद राजेश कमला की दुकान पर जाता है और पूजा का सारा सामान लेकर आता है। जैसे तैसे करके पूजा शुरू होती है। पूजा खत्म होने के बाद पंडित के कहने पर राधिका रसोई में जाती है और प्रसाद लेकर आती है। प्रसाद में फल और उबले चने देखकर माला बोलती है, बहू ये क्या है, फल और चने क्यों लाई है तू? माँ जी, फल तो प्रसाद में आता है ना, इसलिए मैं ये ले आई। और ये सिर्फ चना नहीं, चना मिर्च है, और पंजीरी मुझे बनानी ही नहीं आती। बहू, आज तूने सच में साबित कर दिया कि तू किसी काम की नहीं है। मूर्ख है तू, एकदम मूर्ख। चना मिर्च दही, पानी और चीनी से बनता है, लेकिन तूने सिर्फ
नाम पर ध्यान दिया। अपने घर में कभी काम पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। माला अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर घर आए सभी लोगों को प्रसाद में फल देकर विदा कर देती है। इतनी कोशिश करने के बाद भी पूजा अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाती। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन माला मार्केट से घर आती है और अपनी बहू को सामान का थैला देकर बोलती है, बहू, इसमें सामान लाई हूँ मार्केट से। सामानों को अच्छे से धो दियो, उसके बाद ही रखियो। पता नहीं किस किस का हाथ लगा होगा सामान में। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। मैं सारी सामान को अच्छे से धोकर रख दूंगी। बहू, इस बार का काम थोड़ा ध्यान से कर लियो, क्योंकि मेरा गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकती। माँ जी, ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो मैं अभी कर दूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं दूंगी। जब ये सारे काम करके फ्री हो जाए तो मेरे लिए एक कप चाय बना लियो। जी ठीक है माँ जी, ले आऊंगी। ठीक है, फिर जा ना। अब यहाँ खड़ी होकर मेरी शक्ल क्या देख रही है। राधिका सामान का थैला लेकर रसोई में जाती है और सारा सामान, चाहे वो नमक हो या चीनी, चाय पत्ती हो या मसाले, सभी को पानी में डालकर धो रही होती है। बहुत देर होने पर जब राधिका रसोई से बाहर नहीं आती तो माला रसोई में जाती है और उसे पानी में हाथ डाले देखकर बोलती है, बहू इतनी देर से रसोई में क्या कर रही है? 10 मिनट में सारे फल और सब्जियां धुल जाती जो धुलने वाली होती हैं। अरे माँ जी, आपने ही तो बोला था कि ले सारा सामान धुल लेना, तो मैंने एक बाउल में नमक धो दिया, एक में चीनी, लेकिन अब हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या रखूं? मूर्ख लड़की, तू सच में किसी काम की नहीं है। पागल, चीनी और नमक कौन धुलता है? तुझे इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि कौन सी चीज धुलने वाली है और कौन सी नहीं, वो भी मुझे बतानी पड़ेगी। माँ जी, आपने ही तो बोला था कि सब धुल लेना, मैंने तो धुल दिया सारा सामान। अब क्या हो गया? किस बात पे आप लोग बहस कर रहे हो? राजेश जी, वो बेटा, ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। मैंने इसे कुछ सामान लाकर दिया था और बोला था बहू को कि इसको धुल दियो, और ये पागल लड़की जो धुलने वाला सामान था उसे ना धुलकर जो नहीं धुलना चाहिए उसे धुल दिया। इसने चीनी और नमक धोया है। माँ जी, आप गुस्सा मत होइए, मुझे जो ठीक लगा मैंने तो वही किया। बहू, तेरी जैसी बहू पाकर तो मैं भर पाई। तू सच में किसी काम की नहीं है। आज के बाद मैं तुझे कोई भी काम करने को नहीं कहूँगी। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुझसे उम्मीद रखती हूँ कि तू ठीक से काम करेगी। एक बार फिर माला को अपनी नकारा बहू के चलते निराश होना पड़ता है। बहू के होते हुए भी उसे ही घर का सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि राधिका कोई भी काम ना ही पूरा करती और ना ही सही से करती। रात को शर्मा निवास बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से नीतू शर्मा का फोन बजने लगा। दरअसल ये फोन नीतू की ननंद कुमकुम का था। नीतू फोन उठाकर कहती है, अरे भाभी, सो रही हो क्या? दीदी, रात के 2 बज रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सो ही रहे होंगे। और बताइए आखिर बात क्या है? इतनी रात को आपने मुझे क्यों फोन किया है? कुछ जरूरी काम था क्या? और नहीं तो क्या, कुछ जरूरी काम था, तभी तो तुम्हें फोन किया है मैंने। अरे तुम्हारी बड़ी वाली बेटी अनीका रात के 2-2 बजे तक फोन पर पता नहीं किससे बतियाती रहती है। अरे मुझे कहीं से पता लगा है कि तुम्हारी बेटी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। जरा पता तो करो आखिर कहाँ लगी है ये इतनी रात तक। अरे दीदी, आप सो जाइए, अनीका अपने कमरे में आराम से सो रही है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो फोन चला रही होगी, बल्कि वो आराम से सो रही होगी। आप भी सो जाइए। अरे कैसी लापरवाह माँ हो तुम। बिटिया जवान हो चुकी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं है। रात रात तक जवान लड़की फोन चला रही है, इसका मतलब समझ रही हो ना तुम? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी किसी से प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ गई है? जाओ एक बारी जाकर पता तो लगाओ। नीतू उठकर अपनी बेटी अनीका के कमरे में जाती है और देखती है कि अनीका अपने कमरे में सो रही है। तभी नीतू अपनी ननंद से कहती है, दीदी, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी अपने कमरे में आराम से सो रही है और मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। तो आप ना हमारे घर के मामले में ये ताक झाक मत किया करो, और ना मैं अपने बच्चों का ध्यान ना रख सकती हूँ। समझ में आई बात आपको? अरे ये अपना बच्चा मेरा बच्चा, ये सब क्या होता है? अनीका मेरी बेटी नहीं है क्या? मुझे भी तो उसकी परवाह है, तभी तो मैं तुझे इतनी रात को फोन कर रही हूँ। अरे दीदी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको मेरे बच्चों की कितनी परवाह है, और मेरे बच्चे भी अच्छे से जानते हैं कि बुआ को सिर्फ आग लगाने का काम आता है। तो दीदी, आप ना अपना घर संभालो, मेरे बच्चों की मैं देख लूंगी। कुमकुम को अपनी भाभी की बात बुरी लग जाती है और वो गुस्से में नीतू के घर आ जाती है। अचानक से कुमकुम को देखकर नीतू की बेटियां
अनिका और प्रिया का मुंह बन जाता है। तभी नीतू का पति मोहन यानी कि कुमकुम का बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे मेरी बहन अचानक यहाँ, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे भैया अब मैं क्या बताऊं आपको, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद इस घर में आने से पहले मुझे सोचना न पड़ता, लेकिन अब तो मुझे आने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है। तुम्हारी बीबी ने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। क्या हुआ, कुछ बताएगी? भैया मैं बोलूंगी तो सब यही कहेंगे कि आग लगाने का काम करती हूँ मैं। अब आप ही बताओ, आधी आधी रात को आपकी बिटिया फोन चलाती है। मैंने भाभी को फोन करके बताया भी कि भाभी जरा चेक करो, पता लगाओ आखिर कहाँ लगी है, लेकिन भाभी तो उल्टा मुझे ही 2-4 बातें सुनाने लग जाती हैं। नीतू ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? वो मेरी बहन है, बुआ होने के नाते भतीजियों की चिंता करती है, तो इसमें गलत क्या है? तुम क्यों कह रही हो आग लगाने वाली बात? अरे दीदी मेरा मतलब वो नहीं था, लगता है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चलो कोई बात नहीं भाभी, अब जब अपनी गलती मान रही हो तो यही सही, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वैसे भैया इस बार मैं लंबी छुट्टी पर आई हूँ, जब मेरा मन करेगा तभी यहाँ से जाऊंगी। अरे मेरी बहन, तुझे जब तक रहना तू रह सकती है, तुझे कौन मना करेगा? मैं भी देखता हूँ, ये तेरा भी घर है। कुमकुम के ड्रामे से पूरा परिवार अच्छे से वाकिफ था, लेकिन मोहन की लाडली बहन होने के नाते कुमकुम सबको खूब परेशान करती थी। ऐसे एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कुमकुम अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, भैया अगर चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो साफ साफ कह दो ना, मुझे ऐसे परेशान करने की क्या ही जरूरत है। देख रही हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से भाभी मुझे बहुत बेकार बेकार खाना बनाकर खिला रही है। क्या हुआ कुमकुम, खाना पसंद नहीं आया क्या तुझे? हाँ, बाहर से ऑर्डर करके मंगा दूं? अरे नहीं भैया, क्यों बेकार में पैसे खर्च करोगे? भाभी को समझाया करो कि जब मेहमान घर पर आए तो उनके अच्छे से खातिरदारी करें। अब तो काफी उम्र हो चुकी है, उनकी बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं, तब भी उनका यही हाल है। अब क्या था, कुमकुम की बात सुनकर मोहन फिर से नीतू को खरी खोटी सुनाने लगता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अनिका बाइक पर बैठकर अपने साथ किसी लड़के के साथ कॉलेज में जाती है। लड़के के चेहरे पर मास्क लगा होता है। इसी बीच कुमकुम भी घर से बाहर थी और कुमकुम की नजर अनिका पर जाती है। कुमकुम तुरंत फोन निकालकर अनिका और उस बाइक सवार का फोटो खींच लेती है और फोटो तुरंत अपने भाई को व्हाट्सएप कर देती है और फोन करके बोलती है, देख लिया भैया, पता चल गया कि तुम्हारी बेटी पीठ पीछे क्या करती है। अरे वो तो मैं हूँ, 24 घंटे इस पर नजर रखती हूँ, क्योंकि मेरी भतीजी मेरे घर की इज्जत है। तू चिंता मत कर, वो शाम को आएगी ना तो मैं बात करता हूँ। अनिका और मोहन के घर आ जाने से पहले अनिका की बुआ ने पूरे घर में कलेश वाला माहौल बना दिया था। हर कोई अनिका के घर आने का इंतजार कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि अनिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉलेज बंक करके कहीं घूम रही है। वही तो बात है ना भैया, अब अगर मैं बोलूंगी तो लोग मुझे यही कहेंगे कि बुआ तुम तो आग लगाती हो। आज मैंने आंखों से अनिका को ना पीठ पीछे किसी और के साथ रंगरलिया मनाते हुए देखा था। अरे एक इज्जतदार घर की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। तू ठीक कह रही है, अब मुझे कुछ करना होगा, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम्हें अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है क्या? दीदी ने कह दिया और तुमने मान लिया। एक बार अनिका को घर तो आने देते, हो सकता है कि वो सच में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो। हर लड़का ना बॉयफ्रेंड नहीं होता है। देखो, तुम मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो, मुझे अपनी बहन पे पूरा यकीन है। हाँ तो मुझे भी अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। तुम्हें अपने बच्चों पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चों को पहचानता है। दीदी का तो काम ही है आग लगाने का। इनसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता है और दूसरों के घर में आग लगाने आ जाती हैं। देख रहे हो भैया, अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और हाँ, संभाल लेना अपनी बेटियों को, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बेटा तो दिया नहीं है जो तुम्हारी बेटी को कंट्रोल कर पाए। तभी वहाँ पर अनिका आ जाती है। अनिका को देखकर हर कोई सवाल जवाब करने लगता है। देखा भैया, आ गई आपकी महारानी। तो बताओ बेटा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कौन सी पढ़ाई कर रही थी? तुम शर्म नहीं आती क्या अपने माँ बाप की इज्जत सरेआम ऐसे नीलाम करते हुए? कौन सा बॉयफ्रेंड? बुआ किसकी बात कर रही हो आप? अरे वही जिसके साथ सुबह तुम बाइक पर घूम रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम सबको धोखा दोगी और हमें पता नहीं चलेगा? मैं अच्छे से जानती थी कि तुम सब मुझे झूठा साबित कर दोगे, इसलिए मैंने तुरंत तुम्हारी फोटो खींचकर भैया को भेज दी।
वैसे बुआ, आग लगाने का तरीका तो बहुत अच्छा है। वैसे रुक जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड 2 मिनट में यहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में अरुण घर के अंदर आ जाता है। अरुण, जो कि कुमकुम का बेटा था, अपने बेटे को देखकर कुमकुम हैरान रह जाती है और कहती है, अरुण बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? आग लगाने में दूसरों के घर में इतना खो गई कि अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। माँ अनिका कॉलेज जा रही थी, मुझे रास्ते में मिली तो मैं छोड़ने चला गया, और आपने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने इसके घर आ गई आग लगाने। माँ, थोड़ा तो सोचा करो, अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता। दोस्त भी तो हो सकता है माँ, बॉयफ्रेंड ही हो, ये जरूरी थोड़ी है। आप तो यहाँ आग लगा रही थी, इसको उसके परिवार की नजर में गिरा रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए माँ। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर कुमकुम बुआ का सर शर्म से झुक जाता है। इसके बाद वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और मोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बेटी और पत्नी से माफी मांगता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद कुमकुम हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और दोबारा किसी को भड़काया या फिर आग लगाने की कोशिश नहीं करती। विनोद देर रात नशे की हालत में मोहन को लेकर उसके घर आता है। जैसे तैसे संभालते हुए उसके घर की डोरबेल बजाता है। तभी उसकी माँ सरला दरवाजा खोलती है और सामने अपने बेटे मोहन को नशे की हालत में देखकर कहती है, मोहन, तुझे क्या हो गया? तू नशा करके आया है क्या? अरे कुछ तो बोल। वो आंटी जी इसको। अरे आगे कुछ बोलेगा भी या फिर इसको पर ही अटका रहेगा? आंटी मैं वो। तू क्या मैं बकरे की तरह कर रहा है? और माँ, आप भी कितना सवाल पूछती हो। कुछ नहीं हुआ है, वो तो मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए ये मुझे घर छोड़ने आया है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तू दारू पी कर आया है। कैसी बात कर रही हो माँ? आपको तो पता है ना कि मैं दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीता, फिर भी आप मुझ पे शक कर रही हो? अच्छा, तो मेरे सर की कसम खाकर बोल कि तूने दारू नहीं पी है। माँ, आपके सर की कसम, मैंने दारू नहीं पी है। अभी रास्ते में एक चूहे को मरा देख लिया था, इसलिए मुझे चक्कर आ गया। लेकिन पर माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे कमरे में जाने दो। मोहन अपनी माँ को साइड करता है और विनोद के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। सरला दरवाजे पर खड़ी खुद से कहती है, कमाल है, आजकल के बच्चे चूहे के मरने पर बेहोश होने लग गए। मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेता है? बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही झूठ बोलते थे। खैर, मुझे तो अब नींद आ रही है। सरला इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद और मोहन कमरे में बात करते हैं। तभी मोहन कहता है, देख भाई, माँ को ऐसे झूठ बोला है कि वो मेरे झूठ को पकड़ ही नहीं पाई। साले नॉन वेजिटेरियन इंसान, जो लड़का मुर्गे को राक्षस बन के खाता हो, वो लड़का एक चूहे को मरा हुआ देखकर बेहोश हो जाएगा। अबे भाई, झूठ तो बोलागा सही से। भाई, उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया, और वैसे भी माँ को मेरी बातों पर विश्वास हो गया है। तू टेंशन ना ले अब। सच में तेरे जैसा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता। लेकिन देखियो, एक दिन तू फंसेगा। जानी, मेरा नाम मोहन है और मेरे पास झूठ का पिटारा है। एक झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं दूसरा झूठ बोलने को तैयार रहता हूँ। हाँ, जिस दिन तेरे पिटारे की गांठ खुल गई ना, वो तेरे झूठ का आखिरी दिन होगा। तू साले ज्ञान मत दे, सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने दे। मोहन इतना बोलकर सो जाता है। वक्त गुजरता है और मोहन के ऑफिस में प्रिया नाम की लड़की आती है। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिया को देखते ही मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसके पास जाता है। हेलो मिस। ओ हेलो, आई एम प्रिया। ओह नाइस नेम, प्रिया। वैसे मेरा नाम मोहन है, लगता है आज ही ऑफिस में ज्वाइन किया है आपने। जी बिल्कुल, इस ऑफिस में मेरा पहला दिन है। वो क्या है ना, मैं कोई बात नहीं, इस ऑफिस के बॉस से मेरी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बोल देना। आप तो ये मान लीजिए कि मेरा बॉस मेरे बचपन का दोस्त है। ये इतना झूठ क्यों बोल रहा है? इस ऑफिस की नई बॉस तो मैं हूँ। मुझसे पहले मेरी बहन बॉस थी और ये उसका दोस्त कैसे? इतना सफेद झूठ। पक्का ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं कब तक ये मुझसे झूठ बोलता है।
हेलो मिस प्रिया, क्या हुआ? आप किसके ख्यालों में खो गई? आपको अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगी क्या? अरे नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे मैंने सुना है इस ऑफिस का बॉस बहुत ही खड़ूस है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। फिर वो आपसे? ये तो बात होती है एक दोस्त और बॉस में। वो मेरी दोस्त है, इसलिए वो मुझे हमेशा से अपने पलकों पर बिठा के रखती है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतना सब बता रहे हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बड़े ही भरोसे से बता रहा हूँ, आप किसी को बोलना नहीं। आपको पता है इस ऑफिस में कोई नई बॉस आने वाली है। मैंने सुना है वो बहुत ही खड़ूस है और घटिया किस्म की औरत है। अच्छा, मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं? आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। आपको पता है अभी आप जिसके आगे खड़े होकर नई बॉस की बुराई कर रहे हैं ना, वो ही आपकी नई बॉस है। प्रिया के इतना बोलती ही मोहन वहाँ से भाग जाता है और कुछ दिनों तक प्रिया के आसपास भी नहीं भटकता। दिन बीतते हैं और प्रिया मोहन को अपना असिस्टेंट बना लेती है और उसके साथ अपना समय बिताया करती। धीरे धीरे वो मोहन को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया के पर्स में मोहन को उसकी फोटो मिलती है और वो समझ जाता है कि प्रिया उसे पसंद करती है। ऐसे ही एक दिन मोहन प्रिया के पर्स में चिट्ठी रख देता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। और मेरी जान कैसा है? क्या हुआ भाई, तू और मेरा हालचाल पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना? वैसे खुश लग रहा है, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई क्या? बस यही समझ ले, मेरी बॉस मेरे प्यार में पड़ गई है। अब बस इजहार करना बाकी रह गया है। अच्छा, जब तक वो तुझे प्रपोज ना करे ना, तब तक ज्यादा मत सोच। वो जरूर आएगी। चल अब पका मत मुझे, तेरी भाभी आती ही होगी अपने प्यार का इजहार करने। मोहन इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तो वहीं प्रिया अपने घर जाती है और फ्रेश होकर अपने पर्स से फोन निकालने लगती है। तभी उसको अपने पर्स में मोहन की चिट्ठी दिखती है और वो पढ़ने लगती है, जिसमें मोहन ने एक लड़की की तारीफ पढ़कर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो मोहन के घर पहुंच जाती है। मोहन, कहाँ हो तुम? क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ? वो भी इतनी रात को? कोई काम था क्या? तुम अपनी जान की चिट्ठी मेरे पर्स में रखकर भूल गए थे, वही देने आई हूँ। तुम्हारे इस चिट्ठी का इंतजार कर रही होगी। जान? हाय, किस बला का नाम ले लिया तुमने? जान से तो आंखें हटती ही नहीं मेरी। अगर मैं फूल हूँ तो जान खुशबू है, अगर मैं जिंदगी हूँ तो जान सांसें है, अगर मैं दिल हूँ तो वो किडनी है। हाँ समझ गई, अगर तुम कुकर हो तो वो सीटी है, अगर तुम टीवी हो तो वो रिमोट। तुम्हारी जान की ही बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। अरे मेरे पास जान की एक फोटो है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन फोटो अपने घर जाकर देखना, क्योंकि जान की तस्वीर देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मोहन प्रिया को एक रैपर में पैक चीज देता है और प्रिया वहाँ से अपने घर जाती है। प्रिया के जाते ही मोहन खुद से कहता है, मछुआरा जाल फेंके और मछली ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंतजार तो कल का है, जब पगली मेरे प्यार में पागल होकर मुझे प्रपोज करेगी। मोहन खुद से इतना बोलकर सोने चला जाता है और वहीं प्रिया अपने घर पहुंचकर खुद से कहती है, जान ये है, जान वो है। प्यार तो वो अपनी जान से करता है, मैं तो बस मीरा बनकर रह गई। पता नहीं क्या इस जान में, मुझसे अच्छी होगी तभी तो। प्रिया रोते हुए रैपर खोलती है तो खुद की फोटो देखकर खुश हो जाती है और अगले दिन ही ऑफिस में सबके सामने मोहन को प्रपोज कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और प्रिया अपनी सारी प्रॉपर्टी मोहन के नाम कर देती है। ऐसे में एक दिन विनोद मोहन के घर आता है। और मोहन, कैसा है तू? और भाभी कैसी है? सब सही है। मैं तुझे कहता था ना, प्रिया मेरे प्यार में इतनी पागल हो गई है कि शादी के साथ साथ मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाना चाहती है, और बना भी दिया। अच्छा एक बात बता, तू प्रिया से सच में प्यार करता है या फिर कोई और बात है? प्यार तो मैं प्रिया से बहुत करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मैं उसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ। उसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। मोहन की ये बात प्रिया सुन लेती है और मोहन को थप्पड़ मारती है। तुम इतने गिरे हुए हो, मुझे पता नहीं था। तुम मुझसे ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे। मैं तुम्हें और घर दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। प्रिया इतना बोलकर घर छोड़कर चली जाती है और मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। तुझे देखकर ना मुझे एक कहावत याद आ गई, रुक गा कर बताता हूँ।
कौन कहता है मुंह काला है झूठ का, सच है ये बोलबाला है झूठ का।